गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 21 ना। आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 21। तो हमने लेक्चर नंबर 20 में क्या पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा था शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ या शुद्ध संधारित्र परिपथ, जिसमें हमने क्या देखा कि उसमें जो धारा हो रही थी वोल्टेज से 90 अंश लीड कर रही थी। उसकी औसत जो पावर आई थी वो क्या आई थी? शून्य आई थी ना। और उसमें वोल्टेज का इक्वेशन V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी था, तो धारा का इक्वेशन आया था I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। हमने ये चीज़ देख लिया था ना। तो आज हम लोग चलते हैं RL श्रेणी परिपथ ना। RL श्रेणी अब मिक्स करके पढ़ेंगे। बस आप लोग एक काम कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग के पास, जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग चलते आते, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं ना। तो आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, पहले अगली हेडिंग है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व। एकदम बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वर्ड में समझेंगे एक एक। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जो अभी आइए जितने लोग लास्ट तक कंटिन्यूस रहिए। आप लोग रुकते नहीं, कंटिन्यूस, इसीलिए समझ में कम आता होगा। तो क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तथा संधारित्र। अगर बात करें इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस इंग्लिश जरूर जानो, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। क्लियर दोस्तों, ये इसकी इंग्लिश हो गई। अब देखो फिगर क्या बनेगा, आप लोग फिगर बहुत अच्छे से समझना। रेजिस्टेंस कह रहा रेजिस्टेंस लगा दो, इंडक्टर कह रहा है इंडक्टर लगा दो। दोनों किस में है? सीरीज में। हमने सीरीज में लगा दिया। एकदम बहुत आसानी से समझना है आपको, एक एक चीज़ है फिगर में, बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये हो गया। अब यहाँ हमने वोल्टेज अप्लाई किया V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर दोस्तों। तो अब इसमें मान लो धारा क्या आई एम्पियर धारा गई, जो भी मान लो, कैपिटल मानना चाहो कैपिटल धारा मान लो आई। और ये रेजिस्टेंस R है, ये L है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आप लोग ये बताओ पूरे परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो आप लोग यही बताओगे कि दोनों R और L श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब कोई चीज़, सारे एलिमेंट श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो पूरे परिपथ में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। क्लियर दोस्तों। तो इसमें पूरे परिपथ में धारा का मान क्या होगा? समान होगा, जो कि मान क्या है? आई। अब सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज का मान। तो वोल्टेज का मान सीरीज में क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा? अलग होगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इतना भाग, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कहलाएगा VR। क्लियर दोस्तों। और जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या कहलाएगा? BL ना। इसका सफिक्स लिया गया है। क्लियर, समझना। अगर पूछा जाए ये B क्या है, B क्या है? प्रयुक्त वोल्टेज का RMS मान ना। देखो लिख लो, जहाँ एक में लिखा देते हैं और सब में अपने आप समझ लेना। जहाँ B बराबर, अगर इसका फेजर खींच लो यहीं पे, अगर फेजर खींचने का आपसे कह जाए तो क्या करोगे बताओ आप लोग? इसका अगर फेजर बोल दिया जाए यहीं पे खींच लो तो क्या करोगे? तो अगर रेजिस्टेंस का भाग का दिखाओगे, धारा दिखाओगे, तो यहाँ पे क्या दिखाओगे बताओ आप लोग? धारा। और उसी फेज में हमारा क्या होगा? VR तो भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं रजिस्टिव परिपथ में वोल्टेज धारा सेम दिशा में होते हैं। अगर इस परिपथ की बात करेंगे, इसका फेजर क्या होगा? ये इंडक्टिव है, इसमें क्या होती है? धारा 90 अंश पीछे होती है। इसका मतलब अगर इसकी बात करोगे तो धारा यहाँ पे होगी, तो वोल्टेज 90 अंश आगे हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे कौन सा वोल्टेज लिखाएगा? BL। क्लियर दोस्तों। आप लोग बताना, जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा भी, आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा ना। इतना समझ में आई बात? अब इसके बारे में आप लोग, अगर इसका फेजर, हम लोग फेजर ड्रा कर लेते हैं इसका, तो आप लोग बताइए, अगर इसका हम लोग त्रिभुज वाला फेजर खींचें ना, सदिश आरेख, तो क्या आएगा? तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे परिपथ में जो धारा का मान है वो क्या है? समान है। तो उसी को हम लोग मान लेते हैं बेस ना। ये हमने धारा को ले लिया क्या? बेस आई। अब फिर जब धारा आई इसमें पहुंची,
तो वोल्टेज क्या होगा, बी आर होगा। वो कहाँ पे होगा, इसी दिशा में तो होगा, तो ये बी आर वोल्टेज उसी दिशा में हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा क्या आया, इसमें धारा पहुंची, और इसमें धारा पहुंची तो धारा क्या हो गई, वोल्टेज से 90 अंश लैग कर गई। अब ये धारा यहाँ पे है तो और लैग कर रही, तो वोल्टेज कहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर ही तो जाएगा बी एल। देखो अब यहाँ से चेक करो 90 अंश लैग है कि नहीं पीछे, तो आप लोग कहोगे हाँ। तो ये बी आर ये बी एल, देखो बी आर बी एल इक्वल टू बी है कि नहीं, तो इसको मिला दो यहाँ से, ये क्या कहलाया, बी कहलाया। एकदम बहुत बढ़िया समझना। अब इसको पॉइंट दे दो, ये पॉइंट मान लो ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये पॉइंट हमारा सी हो गया। अब देखो हमारा ये वोल्टेज वाली लाइन मिल गई, ये करंट, और हम आपको बताए हैं वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण होता है क्या होता है, फाई होता है। अब यहाँ 90 तो कह नहीं सकते हो, कोई कोण डिसाइड ही नहीं है, चूँकि एक एंगल लेके हुआ है, तो आप ये नहीं बता सकते हो यहाँ पे कोण क्या है। हमने बता देते थे, जैसे शुद्ध प्रतिरोधी जब लिए थे हमने बता दिया था कि 0 अंश है, हमने शुद्ध प्रेरणिक परिपथ लिया तो वहाँ बता दिया कि 90 अंश है, शुद्ध संधारित्र परिपथ लिया वहाँ बता दिया कि 90 अंश है। बट यहाँ पे अब क्लियर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों लगे हैं। ये सोच रहा है 0 की तरफ लाने के लिए इसको वोल्टेज को, ये कह रहा नहीं 90 अंश पे लेके चलो, तो ये कोण कुछ बन रहा है, इस कोण का मान हमें नहीं पता है ना, ये एक त्रिभुज डिसाइड हो गया। अब देखो आप लोग एकदम बहुत बढ़िया समझना, अगर पूछा जाए बी बराबर क्या है, तो क्या है, सप्लाई वोल्टेज का आरएमएस मान। क्लियर दोस्तों, यह सप्लाई वोल्टेज का आरएमएस मान है। अब बात अगर किया जाए बी आर क्या है, बताओ बी आर क्या है, तो क्या है, आर में वोल्टेज ड्रॉप है। क्लियर दोस्तों, आई वोल्टेज ड्रॉप है, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, अगर ये लिखना चाहो यहाँ पे तो लिख सकते हो बी आर बराबर आई आर से दिखाओगे ना। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए बी एल बराबर, तो क्या लिखाओगे, एक्स एल प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप ये दिखाओगे, एक्सल प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप ना। अब यहाँ ये कहना, ये मैं कहना एल में, एल तो क्या है, प्रेरकत्व तो है, इसका जो रेजिस्टेंस आता है वो एक्सएल आता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल में, एक्सएल प्रतिरोध में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। और जिसको एक्सएल बराबर अगर आपको लिखना है तो एक्सएल बराबर बताओ क्या होगा, एक्सएल बराबर क्या होगा सॉरी बी एल बराबर, हाँ बी एल बराबर क्या होगा, आई इंटू एक्सएल। क्लियर दोस्तों, ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से कि ये सारी पॉइंटें आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं। ना समझ में आएगा होगा तो फिर से बता दिया जाएगा। बहुत सिंपल है यार, देखो यहाँ बी आर है, आर में वोल्टेज ड्रॉप सेम फेज में होंगे, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या है, इसमें वोल्टेज लीड करेगा धारा से, सिंपल है। अब फेजर यहाँ पे हमने क्या लिया, बेस क्या लिया, धारा, चूँकि पूरे परिपथ में क्या समान है, धारा ना, पूरे परिपथ में जब धारा समान है तो बेस हमने क्या लिया, धारा। अब ये धारा ले लिया, हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो धारा के फेज में इसका ड्रॉप होगा, जो भी इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा वो धारा के फेज में होगा, और जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, धारा से 90 अंश पे होगा। क्लियर, तो ये मिलके ये बन गया, ये बी आर वोल्टेज, बी एल वोल्टेज इक्वल टू बी वोल्टेज, ये बन गया। अब देखो नाउ, अब त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में बताओ आप लोग क्या होगा, ये क्या है, कण है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब। तो आप लोग बताओ क्या होगा, सॉरी इसको ओ कर दो, ए ओ बी में। क्लियर, अब देखो ए ओ स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत, ये देखो, ये अब देखो इसका स्क्वायर करो, बी बराबर स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, बी आर स्क्वायर धन ए बी बी एल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, जहाँ पे ना समझ में आएगा आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा, जिससे कोई दिक्कत ना आए। अब देखो बी बराबर अंडर रूट लग जाएगा, ये बी आर है तो क्या हो जाएगा, बी आर स्क्वायर धन बी एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बी बराबर अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आर बराबर आई आर, देखो आई आर हो जाएगा कि नहीं, आई आर का स्क्वायर धन बी एल बराबर आई इंटू
एक्सेल का स्क्वायर। कोई दिक्कत है कि नहीं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जहाँ पे दिक्कत होगी। अब देखो इस अंडर रूट में वर्ग है तो आई का वर्ग हो जाएगा कि नहीं, दोनों में आई सेम है कि नहीं, दोनों में जब आई सेम है तो आई का वर्ग हो जाएगा, तो आई वर्ग वर्गमूल से बाहर भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अगर आगे देखोगे इसको तो b बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर धन एक्सल स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो b अपान आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर धन एक्सल का होल स्क्वायर। और b अपान आई क्या हो जाता है z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर धन एक्सल का होल स्क्वायर। यही तो हम लोग जानते हो। आप लोग क्या जानते हो, अगर कोई आर्यल परिपथ है उसकी प्रतिबाधा की बात करें तो प्रतिबाधा आपकी यही निकल के आती है ना, z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर। देखो ये फार्मूला डेरिवेशन बहुत सिंपल था, बस आपको समझना है, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो ये कभी जाने वाला नहीं है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। जिसको ना समझ में आएगा वीडियो बैक करके देख लेना, फिर दोबारा रिवर्स करके, बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? जब जितने अब तो वीडियो रहेगा जितनी बार मन करेगा उतनी बार देखना, बस समझ लेना है, नोट बना लेना है एकदम एकदम ज़बरदस्त, जिससे एकदम मज़ा आ जाए। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर दो, और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, हम हट जाते हैं। ठीक दोस्तों? तो स्क्रीनशॉट हो गया, बहुत अच्छे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हम लोग चलते हैं आगे। इसमें और क्या देखना है, अगर इसमें कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है, मगर डिफ़िकल्ट बहुत कुछ बनेगा ही नहीं ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन इसका प्रतिबाधा यही पूछ सकता है ना, अब इसका पावर फैक्टर आपसे पूछ सकता है, पावर फैक्टर क्या होगा, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और चलते हैं आगे। देखो अब आप लोग अगर इसकी आपसे शक्ति गुणक पूछ ले कि इसका पावर फैक्टर बताओ, तो आप लोग देखो यहाँ से देखो, पावर फैक्टर निकालना है तो cos फाई होता है ना, cos फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, आधार क्या है बी आर, कण क्या है बी, और बी आर बराबर क्या होता है आई आर, और बी बराबर आई इंटू जेड। देखो आई से आई कैंसिल हो गया, cos फाई बराबर आर अपान जेड, ये प्रतिबाधा ये तो होती है। अब यहाँ अगर आर्यल परिपथ की बात है तो इसकी cos फाई बराबर आर और जेड की वैल्यू रख दो मन करे तो, एक्सन धन एक्सल का होल स्क्वायर, दोनों करेक्ट। आप लोग को पावर फैक्टर शक्ति गुणक समझ में आया कि नहीं, तो आप लोग शक्ति गुणक का भी फार्मूला लिख लेना ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आर्यल परिपथ में? ऐसे सब में मज़ा आएगा, बहुत सिंपल होता है, बस आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। क्लियर दोस्तों? तो इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी और बन जाता है। क्लियर? क्वेश्चन ये बन जाता है जब r बराबर एक्सल होगा उस कंडीशन में इसका कोण क्या बनेगा, r बराबर एक्सल। अब r बराबर यहाँ अगर बात करें, r बराबर इस परिपथ में मान लो धारा आई थी, तो अगर यहाँ पे r बराबर बात करोगे तो क्या होगा, r बराबर बी आर अपान आई, यही तो कहोगे। अगर अब यहाँ की अगर बात करोगे तो यहाँ की अगर एक्सेल की बात करोगे तो क्या लिखोगे, बी एल अपान आई, यही लिखोगे। और यहाँ की जब बात करोगे जेड बराबर तो क्या लिखोगे, बी अपान आई। क्लियर दोस्तों? ये लिखोगे कि नहीं, इतना लिखोगे। अगर यहाँ पे अब tan फाई निकालो, क्योंकि अगर tan फाई बराबर निकालोगे तो क्या होता है, लंब बटा आधार एक्सल अपान आर, ये फार्मूला भी याद रखना है tan। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यदि एक्सल बराबर आर तब फाई कितना होगा, पावर है। इस फार्मूला को नहीं याद है, जब एक्सल बराबर आर लिख देगा ना आप समझ ही नहीं पाओगे, लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन 10 सेकंड का रहेगा। एक्सेल बराबर आर होगा तो देखो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेल, और एक्सेल बराबर आर है तो आर के स्थान पे भी एक्सेल रख लो, कैंसिल, tan फाई बराबर 1, तो फाई बराबर 45, चूँकि ये 1 किसका मान है, tan 45 का मान। क्लियर? तो ये 45 आ गया। अब पावर फैक्टर पूछता है तो cos फाई
तो फाई एंगल पूछेगा, एक्सल बराबर एक्सी, तो पावर फैक्टर एंगल निकालो, तो आप समझ जाओगे कितना आ गया, 45 अंश आ गया। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? बहुत अच्छे। चलिए, आपको ये समझ में आई तो हम लोग इस चलते हैं आगे। क्लियर? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका शक्ति क्या होगी। शक्ति का बहुत लंबा फार्मूला प्रूफ है, अगर आपको हम प्रूफ नहीं करवाएंगे ना, चूँकि प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि पेपर में वो आने वाला नहीं है उतना लंबा डेरिवेशन बहुत लंबा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, फिर आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक, तो इसका अगर हम लोग शक्ति की बात करें तो इसमें शक्ति क्या होगी, P बराबर बी आई कॉस फाई ना, सिंपल सॉल्व होके यही आएगा। अगर हम लोग RL परिपथ की पावर निकालने की बात करेंगे तो P बराबर बी आई कॉस फाई, चूँकि अभी एंगल डिसाइड नहीं है कितना है ना, फाई इसीलिए ले ले, अभी एंगल डिसाइड होता तो हम लोग मान निकाल देते, हमारा एंगल फाई है वो पता ही नहीं है कितना है। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ से हम लोग कुछ परिभाषा लिखेंगे इसके बाद, चूँकि बार बार पावर फैक्टर आ रहा है ना, तो उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। उसके पहले हम लोग कुछ आभासी शक्ति और उसके बाद एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो उस सबको देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं एक छोटे छोटे परिभाषा पे। क्लियर? तो आप लोग बस वीडियो में बने रहो, भी मज़ा आएगा। एक एक चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त क्लियर होने वाली हैं आपकी, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए और शेयर करते रहिए। अब देखो, मान लो कि हमने मान लिया एक श्रेणी परिपथ है कोई ना, कोई मान लो एक श्रेणी परिपथ है जो प्रेरणिक गुण रखता है, मतलब इंडक्टिव, कोई सर्किट है जो इंडक्टिव गुण रखता है, इंडक्टिव मतलब प्रेरण वाला। अब अगर इंडक्टिव गुण रखेगा तो क्या होगा, आप लोग बताओ, वोल्टेज यहाँ होगा, धारा यहाँ होगी कि नहीं ना। हमने शुद्ध की बात नहीं की है, ध्यान देना वर्ड पे, हमने कहा क्या, एक इंडक्टिव परिपथ लेंगे, इंडक्टिव मतलब वो ना शुद्ध है ना वैसे है, पूरी तरह से इंडक्टिव है, तो ये कोण मान लो फाई बना। क्लियर? अब इसके लंबवत एक रेखा डाल दो, ये लाइन डाल दिया, अब इसको ऐसे मिलाओ। क्लियर दोस्तों? देखना, अगर इसका इस आई का इस पे प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आएगा, ये कोण इसके साथ जुड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई कॉस फाई, और जब इस कोण का इसके साथ प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आएगा, आई साइन फाई। क्लियर दोस्तों? तो देखो, ये आई कॉस फाई किधर लगा हुआ है, वोल्टेज के फेज में, ध्यान देना एकदम, बहुत बढ़िया समझना। आई कॉस फाई किधर लगा है, वोल्टेज के फेज में, मगर आई साइन फाई किधर लगा हुआ है, तो आप कहोगे वोल्टेज से क्वाड्रेचर एक्सिस में लगा हुआ है ना, क्षेत्रकलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर एक्सिस में लगा हुआ है, या कह सकते हो वोल्टेज से 90 अंश पे लगा हुआ है, सिंपल वर्ड में लगा हुआ है कि नहीं। तो जो आई कॉस फाई ये वोल्टेज के फेज में लगा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रियाशील अवयव। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम समझना, क्रियाशील अवयव, या इसको बोल देते हैं एक्टिव एलिमेंट। अगर इसको समझोगे नहीं तो पेपर में एक नंबर चला जाएगा, निश्चित है गलत करके आओगे। एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, तो एक्टिव एलिमेंट वह होता है जो प्रयुक्त वोल्टेज के फेज में होता है, अर्थात आई कॉस फाई। क्लियर दोस्तों? आई कॉस फाई। और इसको और क्या बोला जाता है, वाटफुल कंपोनेंट, वाटफुल कंपोनेंट। क्लियर दोस्तों? क्या बोला गया, वाटफुल कंपोनेंट। नाम याद हो गया कि नहीं दोनों? अब बात हम लोग करते हैं इसकी, ये वाले की बात ना। वाटफुल कंपोनेंट को अगर हिंदी में बात करो तो क्या बोलोगे, वाटपूर्ण। क्या बोलोगे, वाटपूर्ण अवयव। अब बात करें आई साइन फाई। आई साइन फाई जो होता है ये वोल्टेज से क्षेत्रकलन में होता है, और इसको बोला जाता है अक्रियाशील अवयव। क्या बोला जाता है, अक्रियाशील अवयव। ये ना आई साइन फाई अक्रियाशील अवयव कहलाता है, या फिर इसको बोलते हैं वाटहीन अवयव। क्या बोलते हैं, वाटहीन अवयव या वाटलेस कंपोनेंट, वाटलेस कंपोनेंट। क्लियर?
तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके आप लोग बताइए। वाट फुल कंपोनेंट क्या होता है, वाट लेस कंपोनेंट क्या होता है। तो वाट फुल कंपोनेंट जो होता है जो प्रयुक्त वोल्टेज के फेज में होता है अर्थात आई कॉस फाई, और जो वाटलेस कंपोनेंट होता है या क्रियाशील अवयव होता है वो प्रयुक्त वोल्टेज से 90 अंश पे होता है, क्वाड्रेचर एक्सिस में होता है अर्थात आई साइन फाई। इसे वाटहीन अवयव कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो बहुत लोग छोड़ के आएंगे, जो छोड़ के आएगा फिर उसका बहुत दिक्कत है ना। जो क्वेश्चन ये करके आएंगे उनको बहुत ज़बरदस्त नंबर को छोड़ना नहीं, हर पॉइंट से नंबर आता है, हर पॉइंट से नंबर गेन करना है। अगर 150 क्वेश्चन टेक्निकल आ रहा है ना, 150 में आपको 130 प्लस हर हाल में लेके आना है, 150 में टेक्निकल में, और ये 100% आ जाएगा। बहुत सिंपल सा पेपर आता है यार TG2 का ना, 600 का बहुत सिंपल पेपर आता है। 130, 35, 40 कर सकते हो, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस खाली कॉन्सेप्ट रहो, कॉन्सेप्ट अगर है कुछ अलग भी क्वेश्चन बना के आ गया तब भी कॉन्सेप्ट से मार दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक। अब अगली बात आती है हमारी तीसरा नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं आभासी शक्ति। क्या बोलते हैं? आभासी शक्ति, जिसको बोलते हैं अपैरेंट पावर। अपैरेंट पावर ना, अपैरेंट पावर, आभासी शक्ति। आप लोग बताइए आभासी शक्ति क्या होती है, बता सकते हो? हैं? नहीं बता पाओगे। आभासी शक्ति होती है जो हम लोग आभास करते हैं ना। 2 लोग से झगड़ा कर लो, फिर कह दो इनको तो इनसे हम जीत ही जाएंगे, आभास करते हो ना। वास्तव में अगर लड़ने जाओगे जीत नहीं पाओगे भले, मगर आभास करते हो इनको हम गिरा देंगे ना, वही आभासी शक्ति होती है। आभासी शक्ति जो होती है उसका मान ज़्यादा होता है ना, क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है उसके पास 2 पावर होती है। हमने बताया आपको ना कभी कभी, जो कोई इंसान होता है उसके पास कितनी पावर होती है? 2 पावर होती है। एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर ना। एक्टिव पावर क्या होती है? जो आपको किसी वर्क को करने में हेल्प करेगी, और जो रिएक्टिव पावर होती है वो आपको सोचने, जो हम लोग सोचते हैं वो रिएक्टिव पावर है कि आज हम 15 घंटा पढ़ेंगे, हर हाल में कुछ भी हो जाए, एक्साइटेशन आ जाता है ना, वो रिएक्टिव पावर होती है जो सोच उत्पन्न करती है। हाँ आज 15 घंटा पढ़ेंगे, मगर जब पढ़ने बैठते हैं तो रिएक्टिव पावर वर्क नहीं करती। कौन सी पावर वर्क करती है? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर 2 घंटा पढ़ने के बाद कहती है अब लेट जाओ, तो चले जाते हो ना। तो रिएक्टिव पावर कभी भी आपको वर्क में हेल्प नहीं करेगी, बस आपको एक्साइटेशन देगी। क्लियर दोस्तों? तो आभासी शक्ति जो होती है इसका मान अधिक होता है। तो एक्टिव पावर, अब ये वाली जो पावर होती है 2 भागों में जो डिवाइड हुई, वास्तविक पावर, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास एक्टिव पावर बहुत कम होती है, रिएक्टिव पावर ज़्यादा होती है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, ये काम कर ले, हम ये अपने समय में ये काम कर ले, खाली सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं, इसलिए उनको गुस्सा आता है, क्योंकि उनके पास रिएक्टिव पावर ज़्यादा है। जिसके पास रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा ना। ध्यान देना, तो उनसे दूर रहना है ना। तो देखो जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, देखो बहुत गुस्सा आते हैं हर छोटी छोटी बातों पे ना। नेगलेक्ट करो, क्योंकि जानो टेक्निकल में, क्योंकि उनके पास एक्टिव पावर ख़त्म हो रही है, काम करने की क्षमता ख़त्म हो रही, खाली रिएक्टिव पावर का मान बढ़ता चला जा रहा, तो गुस्सा तो आएगा ही। क्लियर? वो स्वाभाविक है। कौन कहता है? टेक्निकल कहता है। तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमको चलना है अपने आभासी इस पावर पे। अब आभासी पावर क्या होती है? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के, लिख लो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के आरएमएस वोल्टेज तथा आरएमएस धारा के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं, को आभासी शक्ति कहते हैं। क्लियर दोस्तों? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरएमएस वोल्टेज तथा आरएमएस धारा के मान के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। अब आभासी शक्ति अगर दिखाना हो तो आप लोग क्या करोगे? आभासी शक्ति बराबर, बताओ आप लोग, आभासी शक्ति बराबर
वोल्टेज, देखो RMS वोल्टेज VRMS इंटू IRMS, इसका मात्रक क्या होगा, क्या होगा VA वोल्ट एम्पियर, और बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा KVA, और बड़ा की मात्रक क्या हो जाएगा MVA ना। इसका मतलब आवाज़ शक्ति का जो मात्रक होता है वो AV KVA या VA वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर। क्लियर दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया आभासी शक्ति का मात्रक। क्लियर दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आभासी शक्ति क्या होती है? अगर समझ में आया हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके फॉर्मूला लिख सकते हो। क्लियर, तो अगली हमारी शक्ति है वास्तविक शक्ति। क्लियर, तो वास्तविक शक्ति पे हम लोग चलते हैं। वास्तविक शक्ति क्या होती है? वास्तविक शक्ति क्या होती है? रियल पावर, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रियल पावर। कि एक दिन आप लोग को क्लास लेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे होता क्या है, एक डोमेस्टिक यूज में कैसे बताएंगे, कैसे डिफाइन होती है हमारी आभासी पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, वास्तविक पावर कैसे घटती बढ़ती है, एक छोटे से लेकर एक बड़े लेवल तक बताएंगे। बहुत ज़बरदस्त होता क्या है, एक्चुअल में है क्या, आपसे लाइफ से रिलेटेड पूरा बता देंगे, एक एक पॉइंट। बस किसी दिन टाइम लेते हैं उसके लिए, आज हम लोग पढ़ते हैं पहले। आए देखो, वास्तविक शक्ति क्या होती है? आभासी शक्ति, आभासी शक्ति इंटू शक्ति गुणक ना। अगर आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति का गुणा कर दोगे तो जो पावर आएगी हमारी क्या आ जाएगी, वास्तविक शक्ति। इसका मतलब आभासी शक्ति क्या आई, VRMS अभी आई थी ना, इंटू IRMS और इंटू कॉस शक्ति गुणक मतलब कॉस फाई। ये गुणा कर दोगे तो हमारा जो फार्मूला आएगा BI cos फाई। ठीक है, BI cos फाई मतलब समझ जाना कि यार ये RMS वो उसका मान लिखा हुआ है ना, यहाँ पे W से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी वास्तविक शक्ति होती है। इसका मात्रक क्या होगा, वाट। वास्तविक शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, किलोवाट, मेगावाट, जो मन करे सो लिख दो। तो ये हमारी हो गई वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति। क्लियर, अगर पूछा जाए आदमी के पास कौन सी पावर होती है तो कॉम्प्लेक्स पावर होती है ना। कॉम्प्लेक्स पावर मतलब आभासी शक्ति भी होती है और वास्तविक शक्ति भी होती है, दोनों का योग जो होता है कॉम्प्लेक्स पावर होता है। कॉम्प्लेक्स पावर भी दो टाइप में डिवाइड होती है, एक QL और एक QC ना। आपका अगर दोस्त होगा दो टाइप का होगा, एक दोस्त होगा जो आपको एक्साइटेड करेगा पढ़ने के लिए, कहेगा चलो यार घूमते हैं, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। तो वो दो पावर की, एक पावर हुई जो तुम्हारे अंदर थी नहीं, मगर दूसरे के द्वारा देने के बाद आपने एक्साइटेड होकर पढ़ना शुरू कर दिया, वो अच्छी पावर दिया। एक दोस्त को कहेगा अरे पढ़ो नहीं, चलो घूमते हैं, वो QL पावर थी ना, जो आपको डिमोनेटाइज कर दी, पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है। तो आपको अच्छे दोस्त रखना है QC वाला, जो आपको एक्साइटेड करे पढ़ने के लिए। ठीक दोस्तों, तो आप डिसाइड कर देंगे, एक दिन बताएंगे। देखो, अगर आप अपने फंक्शन, अपने बॉडी के फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं एक बात को, तो टेक्निकल बहुत मज़ा देने वाला है। आगे चल के मशीन पूरा फंक्शन कैसे वर्क करनी है बॉडी को, मशीन बताएगी ना, कैसे सेटअप करना है ये AC बता रहा है। बस आपको समझना है, टाइम कम है, नहीं तो हमको बहुत अच्छे से बताते हैं, एक एक पार्ट, एक एक फंक्शन से रिलेट करके आपको। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को ये हमारा सेशन, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए यार वीडियो, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़े। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, खूब शेयर करो, जिससे मज़ा आए ना, ज़्यादा लोग रहोगे बहुत मज़ा आएगा। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक दूसरे का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।